दिख रहा है? ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट. सो टॉपिक इज मेटलर्जी. मेटलर्जी बस इतना, ठीक है. सो मेटलर्जी इज extraction of metals from their ores, or what metallurgy is. Metallurgy is a process which is used to extract or isolate. Metallurgy is a process which is used to extract or isolate metal from its ore. ठीक है. अब यहाँ पे देखो ore का मतलब क्या होता है. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप ये स्लाइड देखोगे, ठीक है, यू कैन सी अल्यूमिनियम का एक ओर इज बॉक्साइट, ठीक है, और कोरंडम. आयरन का यू वुड हैव हर्ड हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, आयरन पायराइट्स, ठीक है. अपार्ट फ्रॉम दैट कॉपर का एटलीस्ट एक आपने सुना है कॉपर सल्फेट, ठीक है. बट अपार्ट फ्रॉम दैट कॉपर का और क्या क्या पॉसिबल है, एज यू कैन सी हियर कॉपर का यू हैव क्यूपराइट, कॉपर ग्लांस, malachite, etc. Zinc का also one of the most common ores or minerals is calamine. Calamine is ZnCO3, zincite ZnO, और जिंक ब्लेंड. जहां पर भी ब्लेंड वर्ड होता है दैट इज इन जनरल सल्फाइड. तो अगर आपको मिलेगा आयरन ब्लेंड, या अगर आपको मिलेगा कॉपर ब्लेंड, या अगर आपको मिलेगा लेड ब्लेंड, ब्लेंड इज जनरली सल्फाइड. ओके. सो अगर हम नेक्स्ट अगर हम आगे देखें, यहाँ पे हमने कुछ वर्ड यूज किया है, ओर एंड मिनरल. सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट डज इट मीन. एनी कंपाउंड ऑफ अ मेटल, ठीक है, एनी कंपाउंड ऑफ अ मेटल यानी कि वो सल्फाइड हो सकता है, इट कैन बी सल्फेट, इट कैन बी कार्बोनेट, इट कैन बी हाइड्रोक्साइड. एनी कंपाउंड ऑफ अ मेटल इज कॉल्ड एज अ मिनरल. ओके. नाउ a mineral from which metal can be economically extracted. इकोनॉमिकली एक्सट्रैक्टेड का मतलब क्या है, जैसे कि अगर सपोज करो आपके पास है जिंक कार्बोनेट, एंड अगर आपके पास है जिंक सल्फाइड, जिंक कार्बोनेट एंड जिंक सल्फाइड, तो both of these would be considered to be minerals. ओके. बट इफ सपोज करो आप जिस एरिया में हो वहां पे जिंक कार्बोनेट ज्यादा है एज कंपेयर टू जिंक सल्फाइड, जिंक कार्बोनेट is more than zinc sulfide. Okay, so in that case zinc carbonate would be considered to be an ore. Why? Because zinc carbonate जो है उससे आप profitable तरीके से zinc निकाल सकते हो. So any ore is basically a compound from which metal can be extracted profitably. Is this clear? ठीक है. So now an ore. नाउ जब भी आप अर्थ से डिगअप करते हो, ठीक है, आपने कई बार माइनिंग माइनिंग सुना होगा, गोल्ड माइनिंग, सिल्वर माइनिंग और आयरन माइनिंग, ठीक है. तो वेन एवर यू माइन यू आर डिगिंग अप समथिंग फ्रॉम माउंटेन्स, ठीक है, यू आर डिगिंग अप समथिंग फ्रॉम द अर्थ. नाउ ऑब्वियसली दैट विल कंटेन अनडिजायरेबल impurities और अनडिजायरेबल मटीरियल्स, ठीक है, सच एज इट कैन कंटेन डर्ट, इट कैन कंटेन डस्ट, इट कैन ऑल्सो कंटेन अदर मिनरल्स. फॉर एग्जाम्पल अगर आपने सपोज करो कहीं पर भी जिंक सल्फाइड या मे बी जिंक कार्बोनेट का अगर आपने डिगिंग किया है, तो वहां पे सिर्फ जिंक कार्बोनेट मिले, दिस इज नॉट नेसेसरी. वहां पे ये भी हो सकता है कि आपको आयरन का कुछ कंपाउंड मिले, वहां पे ये भी हो सकता है कि आपको कॉपर का कुछ कंपाउंड मिले, वहां पे ये भी हो सकता है कि वहां पे सिलिकॉन का भी कुछ कंपाउंड मिले. सो व्हाट वी आर डिगिंग फॉर इज फॉर एग्जाम्पल जिंक. तो जिंक के अलावा जो भी मेटल होगा, ठीक है, जिंक के अलावा जो भी मेटल या कंपाउंड या और भी जो भी चीज होगा, दोज आर ऑल कॉल्ड एज गैंग पार्टिकल्स. ठीक है, गैंग पार्टिकल्स और मैट्रिक्स, दीज आर ऑल impurities. so if if you are trying to dig up for zinc, ठीक है, तो अगर आप जिंक कार्बोनेट से निकाल रहे हो तो जिंक कार्बोनेट वुड बी एन ओर. Zinc would be the metal which you are extracting, and anything else, copper carbonate, iron sulfide, maybe silicon, whatever, okay, everything else is considered to be gang particles or impurities. Okay, now moving on. So अब कुछ definition. Mineral is compound of metal, any metal का कोई भी compound, those are all minerals. Ore is mineral from which metal can be extracted commercially and profitably. गैंग पार्टिकल्स और मैट्रिक्स आर इम्प्योरिटीज. ठीक है, अब उस इम्प्योरिटी को निकालने के लिए, ठीक है, सो यू हैव टू थिंग्स. वन इज द यूजफुल पार्ट, द अदर इज द यूजलेस पार्ट. द यूजफुल पार्ट इज द ओर, द यूजलेस पार्ट इज द गैंग पार्टिकल्स और मैट्रिक्स. ठीक है, तो उस यूजलेस पार्ट को रिमूव करने के लिए
To remove the useless part, you add flux. Okay, so when you add flux, flux combines with gang. Okay, gang, remember, gang is the useless particle, is a useless part of it. So whenever you use flux, it removes the gang particle. So initially you had useful part and useless part. To remove the useless part आपने क्या यूज किया, आपने flux यूज किया. ठीक है, अब देखो ये रिमूव कैसे होता है कि जब आपका gang particle and flux, ठीक है, when the gang particle and flux combine, it forms slag. ठीक है, slag is something जो कि help करता है कि आप gang particle remove कर सको. तो देखो इससे क्या होता है, you have initially you have a useful part, ठीक है, and you have a useless part. To remove this useless part, you use flux. Okay, the flux combines with the useless part. Now this entire thing is called as slag. Is this clear so far? Is this clear so far? बोलना होता है भाई. ठीक है. Now if this is unclear, once again, so ore is the useful part, gang particles is the useless part. Gang particles जो है वो आपको remove करना है. Flux is what you add to the useless part. So flux is something that you add to this entire mixture. Flux is something that you add to the entire mixture to remove the useless part. Flux plus useless part, flux plus useless part gives you slag. ठीक है, आपको सिंपली इतना समझना है कि flux plus gang particles gives you slag. Is this clear? Clear? Okay, so moving on. Now again there are some common ores, जैसे कि again ये वाला डायग्राम शायद हमने देख लिया ऑलरेडी. नहीं देखा तो देखो. एल्यूमिनियम के कॉमन ओर्स क्या क्या है? बॉक्साइट, ठीक है, डायस्पोर, कोरंडम. आयरन के हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, अगेन यू हैव ऑलरेडी सीन दिस. कॉपर का कॉपर पायरेट्स, मैलाचेट, एक्सेट्रा. अगेन दीज आर ऑल मिनरल्स. ठीक है, दीज आर ऑल मिनरल्स. Now which of these would be an ore? For example, आपने एटलीस्ट एल्यूमिनियम का डेफिनेटली सुना होगा. For aluminium the most common ore is bauxite. आप सभी ने सुना होगा, डेफिनेटली सुना होगा. ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट मे बी हो सकता है कि आपने सुना होगा आयरन के केस में, आपने हो सकता है ज्योग्राफी में हेमाटाइट, मैग्नेटाइट कुछ पढ़ा होगा, है ना? ठीक है, सो ओर्स आर जहां पर कि आप इजीली मेटल को निकाल सकते हो. ओके, मूविंग ऑन. One second. Okay, moving on. Now how do you actually extract the metal? Now extraction के देखो क्या क्या methods होते हैं. सबसे पहले देखो, अगर आप logically देखोगे, so first of all you have metal or metal compound which is present in the earth. ठीक है, बट अगर आपको उसको earth से लेके convert करना है to anything which you are using, for example the table which you might be using, ठीक है, the table which you might be using might be made of iron. ठीक है, or the wiring in your house, ठीक है, or the earphones that you are using contains copper wires. Okay, so copper wire जो है वो directly आपको earth पे नहीं मिलता है. You get some compound of copper. For example, maybe जैसे कि यहाँ पे copper का, यहाँ पे one of the compounds is, let's say, copper glance. Copper glance is copper sulfide. So हो सकता है कि आपको उस रीजन में कॉपर ग्लांस मिलेगा. ठीक है, एंड देन व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू प्रोसेस कॉपर ग्लांस टू मेक कॉपर. ठीक है, अब देखो यहाँ पे प्रोसेस क्या क्या है. फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल डिग आउट कॉपर ग्लांस फ्रॉम द अर्थ. ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल इज यू डिग आउट कॉपर ग्लांस. सेकंड इज क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ ओर. क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ ओर का मतलब क्या होता है कि जब आपने अर्थ से डिग किया तो आपको वो पार्टिकल जो है वो बहुत ही बड़ा बड़ा मिलेगा. ठीक है, मे बी आपको 100 kg का एक एक स्टोन मिलेगा या 100 kg का एक एक बोल्डर मिलेगा. सो नाउ ट्रांसपोर्टिंग 100 kgs इज वेरी डिफिकल्ट. सो व्हाट यू विल डू इज यू विल ब्रेक
the 100 kgs into maybe 50 kgs. ठीक है, it is easier to transport 50 kg than it is to transport 100 kgs. So first of all what you do is जब आपको एक कंपाउंड मिल गया है, जब आपको एक कंपाउंड मिल गया है तो या जब आपने उसको डिग आउट कर लिया, so first of all you crush it and you grind it into smaller pieces, large particles too small. Okay, after that concentration of ore. Now what does concentration of ore mean? हो सकता है कि आपने जो पार्टिकल डिग आउट किया दैट इज लेट्स से ऑफ 10 kg, ठीक है, लेट्स से कि जो आपने ग्राइंडिंग ऑफ ओर किया दैट ओर वाज 10 kg. नाउ रिमेंबर ओर कंटेन्स यूजफुल, बोल्डर मींस पत्थर, ठीक है, बोल्डर का मतलब हुआ पत्थर, कि भाई आपने डिग आउट किया तो वो जो क्लम्प निकलता है एक साथ अर्थ का दैट इज कॉल्ड एज बोल्डर. it is spelled as BOUL, वन सेकंड, इट स्पेल्ड एज बोल्डर, ठीक है, बोल्डर का मतलब सिंपली एक बहुत बड़ा पीस. ओके, सो नाउ व्हाट यू हैव इज, हो सकता है कि आपके पास 10 kg ऑफ ओर हो. नाउ 10 kg ऑफ ओर में यू मे हैव 6 kg यूजफुल एंड 4 kg यूजलेस. ठीक है, 10 kg ऑफ ओर में यू मे हैव 6 kg ऑफ यूजफुल, लेट्स से 10 kg ऑफ ओर, ठीक है, but what you have is only 6 kg of it is useful, the remaining 4 kg is useless. ठीक है, now why is this important? क्योंकि अगर आप 10 kg को प्रोसेस करोगे वर्सेस अगर आप 6 kg को प्रोसेस करोगे का मतलब आप उसको कहीं पर भी डालोगे, आप उसको मे बी ट्रक में ट्रांसपोर्ट कर रहे हो, ठीक है, आपने मे बी उसको कोई भी रिएक्शन वेसल में डाला है, या मे बी आप उसको हीट कर रहे हो, एनीथिंग, it is easier to process 6 kg rather than to process 10 kg, because obviously अगर आप 10 kg प्रोसेस करोगे तो उसमें ज्यादा एनर्जी लगेगा, राइट और रॉन्ग, राइट और रॉन्ग. करेक्ट. सो व्हाट यू हैव इज, अब देखो यहाँ पे स्टेप्स क्या क्या है. सबसे पहले आपने क्या किया, आपने ओर को जो है ग्राइंड किया, ठीक है, ग्राइंड किया ताकि आप उसको स्मॉलर पार्टिकल्स में ब्रेक कर सको, ठीक है. आफ्टर दैट व्हाट यू डू इज कंसंट्रेशन ऑफ ओर. कंसंट्रेशन ऑफ ओर का सिंपली मतलब क्या है कि यू हैव 10 kgs ऑफ ओर, सम ऑफ इट इज यूजफुल, सम ऑफ इट इज नॉट यूजफुल. So what you are doing is you are trying to remove as much useless particle as possible. ठीक है, as much useless particle का मतलब क्या है कि अगर मैंने इस पूरे कंपाउंड में से 2 kg useless particle जो है वो भी अगर मैंने हटा दिया, ठीक है, so now instead of having to process 10 kg, now I only have to process 8 kgs, right? This is a saving of energy, this is a saving of a lot of work. Is this clear? Okay, moving on. ठीक है, now what else do you have then? सबसे पहले अब आपके पास अगेन concentration of ore आ गया, but now again the ore can be anything. ठीक है, it can be carbonate, it can be sulfide, it can be sulfate, it can be nitrate, it can be anything. So सबसे पहले आप क्या करते हो कि इन सभी को एक कॉमन में लेकर आते हो. ठीक है, कॉमन का मतलब क्या है कि आपके पास हो सकता है जिंक कार्बोनेट हो, जिंक सल्फाइड हो एंड जिंक हाइड्रोक्साइड हो. So instead of processing sulfide, carbonate and hydroxide separately, what you do is you convert all of them to metal oxide. ठीक है, तो आपके जिंक कार्बोनेट है, आपके जिंक हाइड्रोक्साइड है, जिंक सल्फाइड है, आपने तीनों को ही ऑक्साइड में कन्वर्ट कर दिया. तो आपने यहाँ पे एक स्टेप कैसे सेव किया, you would have to process zinc carbonate, उसकी कुछ different properties होगी, you would have to process zinc sulfide, उसका भी कुछ डिफरेंट प्रॉपर्टी होगा, आपको जिंक हाइड्रोक्साइड ही ट्रीट करना पड़ता. नाउ इंस्टेड व्हाट यू ओनली हैव टू प्रोसेस इज जिंक ऑक्साइड. या सो जो आपका क्वेश्चन है आयुष की विल 8 kg ऑफ ओर रिमेन, दैट इज करेक्ट. 8 kg ऑफ ओर विल रिमेन. Out of that 8 kg, 6 kg would be useful, 2 kg would be useless. तो इंस्टेड पहले जो आप एक्स्ट्रा 2 kg को ट्रांसपोर्ट करते, ठीक है, अब आपको उस चीज को और ट्रांसपोर्ट करने की जरूरत नहीं है. ओके, सो ओके, आफ्टर दैट रिडक्शन ऑफ ओर, यानी कि यू स्टिल हैव मेटल ऑक्साइड. ठीक है, मेटल ऑक्साइड इज नॉट यूजफुल. आपके
आपके जो ईयरफोन्स है उसके वायर में कॉपर ऑक्साइड नहीं होगा, उसके आपके ईयरफोन के वायर्स में कॉपर होगा, ठीक है। सो नेक्स्ट स्टेप इज ऑब्वियसली टू रिमूव द मेटल फ्रॉम द ऑक्साइड व्हिच वाज ऑब्टेन्ड ऑन द प्रीवियस स्टेप, ठीक है। एंड आफ्टर दैट द मेटल जो है दैट कैन बी प्योर, दैट मे नॉट बी प्योर, या फिर हो सकता है कि आपको और भी ज्यादा प्योर कंपाउंड चाहिए होगा, ठीक है। तो इन दैट केस दैट मेटल इज रिफाइंड। रिफाइंड का मतलब क्या है कि यू मे हैव 90% प्योर मेटल, you simply have to improve its purity। हो सकता है 90% मेटल के जगह आपको 95% मेटल चाहिए होगा, हो सकता है 95 के जगह आपको 99% मेटल चाहिए होगा। So that part is called as refining। Is everybody clear so far? Overall सभी को समझ में आया? Okay, okay. So next, one second. So next, so first step is again crushing and grinding. The ore is crushed by jaw crushers and ground to a powder, ठीक है। crushed by jaw crushers ये आपने देखा ही होगा, आपने डेफिनेटली कोई ना कोई हॉरर मूवी में देखा ही होगा कि दो व्हील्स होते हैं, व्हील्स में, हॉरर मूवी एक तो देखा ही होगा, एक दो तो, हाँ ना, ठीक है, कि दो व्हील्स होते हैं बड़े बड़े और दो व्हील्स के बीच में पत्थर जा रहा होता है और उसी के बीच में आदमी को डाल देता है। देखा ही नहीं देखा है? एक तो हॉरर मूवी देखी होगी, सभी ने देखा है, ठीक है। सो द ओर इज फर्स्ट क्रश बाय जॉ क्रशर्स। जॉ क्रशर्स इज दो व्हील्स के बीच में आपने बहुत बड़ा बोल्डर डाल दिया, ठीक है, एंड ग्राउंड टू अ पाउडर। ग्राउंड का मतलब सिंपली उसको ब्रेक करना होता है, ठीक है। आपने डेफिनेटली कभी ना कभी देखा होगा, जब भी कंस्ट्रक्शन होता है, ठीक है, या जब भी रोड बनता है तो आपने देखा होगा कि ये ट्रक के पीछे या कोई भी एक गाड़ी के पीछे सीमेंट जो है वो पिस रहा होता है, देखा होगा, हाँ ना, सीमेंट मिक्सर आपने कभी ना कभी देखा होगा। So crushing and grinding is exactly that. Crushing and grinding is exactly that. By reduction equipment such as ball mills, stamp mills, etc. Okay. Now, why do you crush or grind an ore? Very first of all, it is easier to transport. Okay. Obviously, it is easier to transport 10 kgs rather than to transport 100 kgs. Second thing, it is easier to process. हो सकता है कि आपका जो इक्विपमेंट है, ठीक है, हो सकता है कि जो फैक्ट्री है वो हो सकता है कि एक बार में बहुत बड़ा पीस हैंडल नहीं कर सकता, बट वो छोटा छोटा पीस जो है वो हैंडल कर सकता है। सो इट इज ऑल्सो इजियर टू प्रोसेस। इन एडिशन ऑब्वियसली अगर आप उसको क्रश करोगे एंड ग्राइंड करोगे, सो इट रिमूव्स द डस्ट एज वेल एज डर्ट, ठीक है। नाउ dust as well as dirt may affect your equipment. Of course iron ore can be crushed, there are several particles which बहुत बहुत ही बड़े बड़े मशीन्स होते हैं which can be used to crush any ore, ठीक है, which can be used to crush any ore. So in any case, so crushing and grinding is done to because it makes it easier to transport, easier to process, and it also removes easily removable dust and dirt, ठीक है। तो this is the first process. After that, the next process is concentration of ore. Now concentration of ore is also called as dressing or benefaction, ठीक है। This is the same thing जहां पर कि मैंने आपको बोला, दिस इज द सेम थिंग जहां पर कि मैंने आपको बोला कि यू मे हैव लेट्स से 10 kg ऑफ, यू मे हैव 10 kg ऑफ ओर, ठीक है, आउट ऑफ विच 6 kg is useful and 4 kg is useless। तो जब अगर आपने इसको कुछ भी प्रोसेस किया एंड प्रोसेस करने के बाद आपको क्या पता चला, ये आपने यहाँ पे आपने क्या अचीव किया कि यू वर एबल टू रिमूव 2 kg ऑफ यूजलेस पार्ट। So this particular part is called as benefaction or concentration। initially आपके पास 10 kg में से 6 kg यूजफुल था which is 60%, ठीक है। but what you have is 6 kg out of 8 kgs is useful। तो जो percentage है of metal या जो percentage है of ore that has increased। is this clear? So this is called as concentration, dressing or benefaction। Clear? Okay, so now we have already discussed this during metallurgy, second paragraph, during metallurgy flux is added, ठीक है,
flux is added which combines with gang. Gang particles was a useless part. ठीक है, तो gang particles plus flux forms slag. ठीक है, slag कुछ नहीं है, बस flux और gang का combined नाम है. Slag separates easily from the ore. ठीक है, पॉइंट इसका सिर्फ इतना ही है. सो यू हैव इनिशियली ओर को जब आप कॉन्सेंट्रेट करते हो या जब आप उसका यूजफुल पार्ट इंक्रीज करते हो, इट इज कॉल्ड एज कॉन्सेंट्रेशन और ड्रेसिंग और बेनिफैक्शन. मूविंग ऑन. नाउ हाउ डू यू concentrate or how do you increase the percentage of, how do you concentrate or how do you, no, you don't have to note it down, I will send you the lecture afterwards. Okay, you don't have to note it down. So now how do you concentrate or how do you increase the concentration of ore? There are several methods. The most common method is hydraulic washing. So okay, I'll just explain what is this. The most common method is hydraulic washing, magnetic separation, froth flotation and leaching. Okay, now to explain what this is, I have a video. Okay, just hang on for a second, I'll start the video. Okay, hang on for a second. Okay, I hope everybody can see the screen. Yeah, okay, so I'm going to play the video. पहले आप सिर्फ वीडियो को देखो. ठीक है, पहले आप सिर्फ वीडियो को देखो, उसके बाद जाके मैं एक्सप्लेन करूंगा कि वीडियो में हो क्या रहा है. ठीक है, आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग एनीथिंग राइट नाउ. पहले आप वीडियो को देखो. आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग एनीथिंग राइट नाउ, जस्ट वॉच द वीडियो. Okay, so I'm going to explain what actually happened. Now pay attention. One second. हाँ, so pay attention कि यहाँ पे हो क्या रहा है. I'll pause wherever it is important and then I'll explain कि यहाँ पे क्या हो रहा था. One second. Okay, so first of all, first one was hydraulic washing or levitation. अब यहाँ पे देखो इसके लिए कंडीशन क्या है. For this, the condition is the metal
For this, the condition is the metal should be heavier than impurity. The metal should be heavier than impurity. ठीक है, अब इस चीज का यूज क्या है, देखो जहां पे आपका नेक्स्ट स्टेप में देखो क्या हो रहा है कि आपने यहाँ पे और जो है वो आपने ऐड किया, ठीक है, एंड देन यू आर वॉशिंग दी ओर, ठीक है. सो व्हाट हैपेंस इज जो भी हेवियर पार्ट है, ठीक है, जो भी हेवियर पार्ट है वो यहाँ पे सेटल कर जाएगा. वाई? बिकॉज हेवियर पार्ट जो है, हेवियर पार्ट को वाटर जो है वो वॉश नहीं कर पाएगा. सो द हेवियर पार्ट स्टेज हियर और इट स्टेज इन द ग्रूव्स, ठीक है. वेयर एज द लाइटर पार्ट, जो लाइटर पार्ट है वो क्या करेगा, वो पानी के साथ बह जाएगा, ठीक है. सो एज यू कैन सी राइट हियर, ठीक है, एज यू कैन सी राइट हियर वेयर द कर्सर इज, the metal particle has settled in the groove. metal particle जो है वो इस groove में अटक गया है, ठीक है. whereas the impurity is going to wash away with the water. Is this clear? So this is called as hydraulic washing or leviation. Is this clear? No, the metal cannot be lighter than the impurity. Why? If the metal is lighter than impurity, if the metal is lighter than impurity, तो metal तो wash होगा ही होगा, impurity भी आ जाएगा, ठीक है. ये particular method आप use करते ही उस condition में हो. This particular method you use in that condition where the metal is heavier. If the metal is not heavier, then you simply use some other method. So far so good. सभी को क्लियर है यहां तक? Okay, so the next one is, one second. So the next one is magnetic separation. अब देखो यहाँ पे magnetic separation में क्या है? Now in magnetic separation, this part contains the ore, ठीक है. ore को आपने क्रश किया, ग्राइंड किया, एंड उसके बाद जो है आपने इसको इस चीज के ऊपर डाला. Now this is why crushing and grinding is important because you cannot put a very large particle here, ठीक है. Why? Because अगर आपने बहुत ही बड़ा पार्टिकल डाल दिया तो वो यहाँ पे अटक जाएगा, ठीक है. तो इसलिए you make it into smaller particles so that the processing is easy. Now what you do is you crush and grind the ore, and फिर उसके बाद आपने इसको इस पे डाला. यहाँ पर ore जो है उसको आप इस बेल्ट पे डाल रहे हो, ठीक है. Now this belt is moving over this conveyor. This particular wheel, the wheel on the right is magnetic, ठीक है. Understand it once again. ये वाला ore जो है इसको आपने इस बेल्ट के ऊपर डाला, ये बेल्ट जो है वो इस चीज के ऊपर मूव कर रहा है, ठीक है. This wheel is magnetic. अब इस चीज का मैग्नेटिक होने का फायदा क्या है कि जो भी आपका मैग्नेटिक ओर है वो यहाँ पे स्टिक करेगा, वेयर एज जो भी मैग्नेटिक नहीं है वो इस व्हील के साथ स्टिक नहीं करेगा, ठीक है. नाउ देयर आर टू कॉन्सेप्ट्स इन्वॉल्व्ड हियर. फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है कि ये बेल्ट जो है वो फास्ट मूव कर रहा है. तो अगर कोई भी चीज फास्ट मूव कर रहा है तो इसके बाद जो है वो इस तरह से ही ड्रॉप करेगा, है ना. जैसे कि ये वाला पार्टिकल जो कि आपका मस्टर्ड, ठीक है, जो मस्टर्ड येलो तरीके से पार्टिकल है, अगर आप कोई चीज को थ्रो करोगे या कोई चीज को फास्ट मूव करोगे तो वो इसी तरह से गिरेगा, ठीक है. नाउ व्हाट हैपेंस इज द मैग्नेटिक पार्टिकल्स स्टिक टू दिस व्हील, ठीक है, एंड दे फॉल डाउन लेटर, whereas the non-magnetic particles fall down first, ठीक है, या they fall down further. Why? Because the magnetic particles stick to the wheel. Magnetic particles stick to the magnetic wheel and fall closer to the wheel. The non-magnetic particles fall further from the wheel. So this particular method of separation is only used when the ore has magnetic nature. Is this clear? The ore has to be magnetic. The impurities have to be non-magnetic. ठीक है, देखो उसी कंडीशन में होगा, ore has to be magnetic, impurities with non-magnetic. तो ore जो है वो wheel के close गिरेगा. Why? Because the wheel itself is magnetic. See, this is non-magnetic roller and this is going to be a magnetic roller. Okay. Yes, mustard yellow particles are non-magnetic. तो non-magnetic जो है वो पहले गिर जाएगा, whereas magnetic जो है वो बाद में गिरेगा. So far so good.
आगे बढ़े. Okay, so moving on, the next method is froth flotation method. This is by far the most important method. Froth flotation method is the most important method. ठीक है, करेक्ट, यू आर एब्सोल्युटली राइट कि जो आपका सेपरेशन या जो कॉन्सेंट्रेशन का मेथड है that depends on the nature of ore. It also depends on the properties of gangue. Ore particles and gangue particles दोनों की ही property पे depend करेगा. If for example let's say the ore particle is heavy but not magnetic, the ore particle is heavy बट नॉट मैग्नेटिक, तो ऐसे केस में आप हाइड्रोलिक वॉशिंग यूज करोगे, राइट? हाँ ना, करेक्ट. सो इफ द ओर पार्टिकल इज हैवी बट नॉट मैग्नेटिक, सो ऐसे केस में यू विल यूज हाइड्रोलिक वॉशिंग. बट इफ इंस्टेड द ओर पार्टिकल इज लाइट, the ore particle is light but magnetic, तो वैसे केस में आप मैग्नेटिक सेपरेशन यूज करोगे. सो इट डिपेंड्स ऑन बोथ, ठीक है, इट डिपेंड्स ऑन बोथ द प्रॉपर्टीज ऑफ द ओर, इट आल्सो डिपेंड्स ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ द गैंग पार्टिकल्स. सो फॉर सो गुड. ओके, सो नेक्स्ट मेथड इज, दूसरा रोलर का कोई काम नहीं, दूसरा रोलर का काम सिर्फ इतना ही है कि वो उस लूप को कंप्लीट करे. अगर आप दूसरा रोलर नहीं रखोगे तो ये बेल्ट वापस कैसे आएगा? Of course, it is also possible for the ore, it is also possible for the gangue particles to be magnetic and ore to be non-magnetic. ऐसे केस में क्या होगा, सिर्फ आपका ये दोनों जो है वो इंटरचेंज हो जाएगा, ठीक है. ऐसे केस में दिस पार्ट विल कंटेन ore, ठीक है, दिस पार्ट कंटेन्स नॉन मैग्नेटिक. सिर्फ आप इतना ही समझो कि जो नॉन मैग्नेटिक है वो दूर तक जाएगा, जो मैग्नेटिक है वो पास में रहेगा, ठीक है. डिफरेंस ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, कोई भी एक अगर मैग्नेटिक हो तो फिर आप ये वाला प्रॉपर्टी यूज करोगे. हाउएवर इन जनरल सिंस आप और ये जो यूजफुल पार्टिकल है उसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होता है, ठीक है, सो दैट इज व्हाई यू ऑलवेज टॉक अबाउट द ओर, यू ऑलवेज टॉक अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ द ओर. क्लियर? Okay, so next is froth flotation method. This is the most important method. ये आपको 100% perfectly याद होना ही चाहिए, हमेशा क्वेश्चन इस पर ही आता है. So froth flotation method, सबसे पहले froth, ठीक है, froth क्या होता है बताओ? Froth is correct. Froth is foam, ठीक है, या झाग या लैथर, ठीक है. जब आप शैम्पू यूज करते हो तो बालों में जो होता है दैट इज कॉल्ड एज फ्रोथ, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज फोम और दैट इज आल्सो कॉल्ड एज, जैसे कि ऊपर किसने लिखा है, झाग, ठीक है. तो फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड में क्या होता है देखो, तो वैसे केस में सी, इफ द मैट्रिक्स एंड द ओर बोथ आर मैग्नेटिक देन ऑब्वियसली यू विल नॉट यूज मैग्नेटिक सेपरेशन. इन दैट केस यू विल यूज सम अदर मेथड, मे बी यू माइट यूज हाइड्रोलिक, ठीक है, मे बी यू माइट यूज फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड. सो आगे देखते हैं. So in froth flotation method what happens is कि आपके पास froth flotation is always used for sulfide ores. Extremely important, हमेशा क्वेश्चन आता है कि froth flotation is used for what kind of ore? The answer is always sulfide, SULPHIDE. तो अगर आपको for example दिया जाए कि which of the following ores can be separated, which of the following ores can be separated using froth flotation method, and let's say आपको एग्जांपल दिया गया है कार्बोनेट, ठीक है, एंड सल्फाइड, तो हमेशा आंसर जो होगा दैट विल बी सल्फाइड, ठीक है. फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड इज ऑलवेज यूज्ड फॉर सल्फाइड, मेमोराइज दिस. ओके, सो नाउ व्हाट हैपेंस इज, अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे यू हैव वाटर, ठीक है, वाटर में आपने ऐड किया है ओर पार्टिकल्स. दिस ओर पार्टिकल्स कंटेन्स यूजफुल एज वेल एज यूजलेस, ठीक है. नाउ जस्ट वन मोमेंट अर्लियर, वन सेकेंड, देखो यहाँ पे एक जगह आपने, सो दिस इज अ सल्फाइड ओर, फ्रोथ फ्लोटेशन इज ऑलवेज यूज्ड फॉर सल्फाइड ओर्स. सो आपने उसको पाउडर किया, यू पुट इट इन वाटर,
Now there is one important point here. What you have added to this is pine oil. Okay. Now what pine oil does, okay, what pine oil does is pine oil will wet, okay, pine oil will wet, one second, ठीक है, पाइन ऑयल विल वेट, वेट यानी कि उसको गीला करना, ठीक है, सो पाइन ऑयल विल वेट the ore particles but not the impurities. Extremely important, pine oil will wet ore, ठीक है, but it will not wet impurities. You have to memorize this, ठीक है. सो पाइन ऑयल करता क्या है कि पाइन ऑयल जो है वो ओर को वेट करता है या ओर के साथ स्टिक करता है, बट इट डज नॉट स्टिक विथ द इम्प्योरिटीज, ठीक है. सो देखो व्हाट हैपेंस इन द नेक्स्ट स्टेप. व्हेन यू ऐड पाइन ऑयल, आफ्टर दिस यू एजिटेट द मिक्सचर. एजिटेट कैसे? यू ब्लो एयर इन इट, ठीक है. आप सभी ने डेफिनेटली कोका कोला पीते हुए स्ट्रॉ में फूक मारा ही मारा है, राइट? ठीक है. एंड व्हाट डज दैट डू? दैट क्रिएट्स बबल्स, करेक्ट? हाँ ना, right? So when you blow air into, a solution, ठीक है, or whenever you blow air into any liquid, yes, that is correct, pine oil will only wet sulfide ore, ठीक है, pine oil will only wet sulfide, that is absolutely right. So whenever you blow air into the liquid mixture, so what happens is obviously bubbles form होंगे, ठीक है. Now this bubble is obviously forming and this part is called as the froth, ठीक है. वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, कि ये झाग जो है, दिस इज मेड अप ऑफ पाइन ऑयल. अंडरस्टैंड दिस, झाग जो है दैट इज मेड अप ऑफ पाइन ऑयल, ठीक है. एंड पाइन ऑयल स्टिक्स टू व्हाट? द ओर और द इंप्योरिटी? पाइन ऑयल स्टिक्स टू व्हाट? करेक्ट. सो द पाइन ऑयल स्टिक्स टू ओर, ठीक है. अब देखो यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ कि सबसे पहली बात, आपके पास यहाँ पे नीचे में था ओर प्लस इंप्योरिटी, ठीक है. ये चीज झाग, ठीक है, द बबल्स आर मेड अप ऑफ, करेक्ट, द बबल्स आर मेड अप ऑफ पाइन ऑयल, ठीक है. अब पाइन ऑयल से स्टिक क्या करेगा? राइट. सो द पाइन ऑयल इज स्टिकिंग टू ओर. सो व्हाट दिस मींस इज दैट कि इनिशियली आपके पास नीचे में ओर प्लस इंप्योरिटी था. अब क्योंकि पाइन ऑयल जो है वो ऊपर की तरफ आ गया है, ठीक है, पाइन ऑयल जो है वो ऊपर की तरफ आ गया है, तो इसका मतलब ओर भी ऊपर की तरफ आ गया होगा, राइट. सो नाउ व्हाट यू हैव एट द बॉटम, करेक्ट करेक्ट, पाइन ऑयल प्लस ओर फॉर्म्स फोम, एब्सोल्युटली राइट, ठीक है. तो अब नीचे में रह गया है इंप्योरिटी, ऊपर में क्या आ गया है? और आ गया. इज दिस क्लियर? सो एट द बॉटम यू हैव इंप्योरिटी एंड इन द फोम यू हैव ओर. सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट. अब जैसे आप कंटिन्यूअसली एयर जो है वो फ्लो करवाते जा रहे हो, ठीक है, सो फाइनली आप क्या कर रहे हो? आप डिकेंटेशन कर रहे हो. डिकेंटेशन आपने ऑलरेडी पढ़ा है कि जब आप सिर्फ सरफेस से कुछ रिमूव करते हो, ठीक है. सो व्हेनेवर यू रिमूव जस्ट फ्रॉम द सरफेस इट इज कॉल्ड एज डिकेंटेशन. तो यहां पर भी एग्जैक्टली वही है, जो पाइप का लेवल है दैट इज एट द टॉप. सो एट द टॉप का मतलब क्या है? सिर्फ जो बबल्स है, सिर्फ बबल्स ही रिमूव होंगे, ठीक है. एंड सिंस ओनली, one second, and since only the bubbles, one second, and since only the bubbles get removed, which implies that जो ore है सिर्फ वही पार्ट जो है वो रिमूव है, whereas जो impurities है वो at the bottom ही रह गया है. Is this clear? Obviously वो पाइन ऑयल जो है उसको उसके बाद में आप प्रोसेस करोगे, मे बी यू विल ड्राई इट, ठीक है, और मे बी यू विल यूज समथिंग एल्स, बट फॉर नाउ द पॉइंट इज कि आपने ओर एंड इंप्योरिटी को रिमूव किया. द पॉइंट राइट नाउ इज टू रिमूव एज मच इंप्योरिटी इन एज इजी मैनर एज पॉसिबल. करेक्ट. ओर एंड पाइन ऑयल जो है वो साथ में ही रिमूव होगा. सो फॉर सो गुड. सभी को यहां तक समझ में आया?
ठीक है, so we have discussed 3 methods so far. ठीक है, what was the first method? Correct, the first method was hydraulic. ठीक है, the first method was hydraulic washing or also called as levitation. in that in that particular case, what was the most important property, या ओर का क्या प्रॉपर्टी होना चाहिए था for hydraulic washing? Correct, for hydraulic washing the ore should be heavier. Correct, ठीक है. Now what did we discuss after hydraulic washing? Correct, after magnetic washing we discussed magnetic separation. For magnetic separation the condition was, correct, for magnetic separation the condition was the ore should be magnetic. ठीक है, and finally what we have discussed is Froth flotation method. Finally what we have discussed is Froth flotation method. Froth flotation method is by far the most important. ठीक है, इस पे हमेशा क्वेश्चन आता है. ठीक है, Froth flotation method is specifically used for, correct, sulfides. Froth flotation method is specifically used for sulfide. ठीक है, the process is आपने इसको क्रश किया, वाटर में ऐड किया. ठीक है, ore plus impurity, and what did you add to this mixture? Correct, you added pine oil. Now what does pine oil do? Correct, pine oil wets only ore. ठीक है, इस पर्टिकुलर टर्म को, ठीक है, इस पर्टिकुलर टर्म को कि यहाँ पे आपके पास और भी है, या फॉर हेवी सल्फाइड आल्सो इट इज एप्लीकेबल, फॉर हेवी सल्फाइड आल्सो इट इज एप्लीकेबल. ओके, तो यहाँ पे जो टर्म है कि जो पाइन ऑयल जो है इट इज वेटिंग दी ओर बट इट इज नॉट वेटिंग दी इम्प्योरिटी, दिस इज कॉल्ड एज प्रेफरेंशियल वेटिंग. ठीक है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्रेफरेंशियल, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्रेफरेंशियल वेटिंग और प्रेफरेंशियल, अच्छा, this is also called as preferential wetting or preferential wettability. Preferential wettability, preference का मतलब क्या हुआ कि instead of preferring one you are preferring the other, right? प्रेफरेंस का मतलब तो यही होगा, अगर आप किसी चीज को प्रेफरेंस दे रहे हो इसका मतलब यू आर प्रेफरिंग वन थिंग ओवर द अदर. सो प्रेफरेंशियल वेटेबिलिटी, प्रेफरेंशियल वेटेबिलिटी का मतलब क्या है? पाइन ऑयल हैज प्रेफरेंशियल वेटेबिलिटी. दिस मींस दैट pine oil will wet ore but it will not wet impurities. Of course, pine oil is not the only compound which can be used. There can be many other compounds. Pine oil is just an example. Pine oil is by far the most common example. ठीक है, पर इसके अलावा आप ऑब्वियसली और भी बहुत कुछ यूज कर सकते हो. एंड अगेन ये सारे मेथड्स जो है दिस इज अ ह्यूज सिंप्लीफिकेशन. ये जो है बहुत ही आपको सिंपल तरीके से बताया जा रहा है. जब आप एक्चुअल में इंडस्ट्री लेवल पे प्रोसेस कर रहे हो, ठीक है, जब आप इंडस्ट्री लेवल पर प्रोसेस कर रहे हो तो उस केस में आपको एक बाल्टी भर के नहीं मिलेगा, उस केस में आपको एक बहुत बड़ा टैंकर भर के मिलेगा. तो इन दैट केस ऑब्वियसली मैटर्स आर अ लिटिल डिफरेंट. सल्फाइड ओर्स के लिए क्या है? Froth flotation is particularly for sulfide ores. ठीक है, so whenever you are doing it on an industrial scale में obviously you use many other compounds. For example, जो pine oil है, ठीक है, pine oil is used to wet. ठीक है, there is another thing used called as froth stabilizer. Another thing used called as froth stabilizer. Now what does froth stabilizer do? What does froth stabilizer do is जब आप पानी में झाग बनाते हो तो वो थोड़ी देर के लिए ही रहता है. ठीक है, उसके बाद क्या होगा, बबल्स जो है वो चले जाएंगे. ठीक है, या बबल्स जो है वो फूट जाएगा. सो व्हाट डज फ्रोथ स्टेबिलाईजर डू? ऑब्वियसली नाम से ही फ्रोथ स्टेबिलाईजर स्टेबिलाइजेस द फ्रोथ. ठीक है, कि वो फ्रोथ जो है वो इजीली खत्म नहीं होगा. So in an industrial scale you use many other things. So first of all was pine oil. The second is froth stabilizer. Froth stabilizer simply stabilizes the froth. That is it. Clear so far? Acha, just one more thing. Whenever you write in the chat box, just write it to everyone.
ठीक है, नॉट टू मी प्राइवेटली, बिकॉज मैं हर किसी का मैसेज नहीं देख सकता, ठीक है. सो वेन एवर यू राइट इन द चैट बॉक्स, यू राइट इट टू एवरी वन और यू सेंड इट टू एवरी वन. Okay. So now there is one more method called as leeching. There is one more method called as leeching, which we have to see. So in leeching, देखो, one more method is leeching. One second. Okay. So one depressants क्या है? क्या बात है? कोई पढ़ के आया है? ठीक है. So depressant is okay. So Kitish mentioned depressant. Now, like I mentioned, there are a couple of other chemicals also used. ठीक है. One of the chemical which I mentioned was froth stabilizer. उसके अलावा यूज होता है depressant. Now, what does depressant do? Depressant पाइन ऑयल का काम को और efficient करता है. किस तरह से? पाइन ऑयल जो है वो सिर्फ ओर के साथ स्टिक करेगा. पाइन ऑयल जो है वो इम्प्योरिटी के साथ स्टिक नहीं करेगा. हाउएवर अगर इम्प्योरिटी जो है वो फिर भी अगर पाइन ऑयल के साथ स्टिक कर रहा है, तो इन दैट केस यू यूज डिप्रेसेंट. डिप्रेसेंट करता क्या है कि इट फर्दर प्रिवेंट्स इम्प्योरिटीज फ्रॉम स्टिकिंग टू पाइन ऑयल. ठीक है. तो सिंपली आपको क्या समझना है कि आइडियली पाइन ऑयल डज नॉट स्टिक टू इम्प्योरिटीज, बट इवन इन द केस कि अगर इम्प्योरिटी जो है वो स्टिक कर रहा है, तो वैसे केस में आप डिप्रेसेंट यूज करते हो. डिप्रेसेंट क्या करता है? वो सिंपली पाइन ऑयल को इम्प्योरिटी के साथ बॉन्ड बनाने के लिए अलाउ नहीं करता है. ओके. नाउ सो देयर इज वन मोर मेथड. ड्राई करके स्टेबलाइज करता है क्या? नहीं, वैसा कुछ भी नहीं है. नथिंग लाइक दैट. फ्रॉस्ट स्टेबलाइजर सिंपली स्टेबलाइजेस फॉर अ लॉन्गर टाइम. सो इन दैट केस यू कैन कलेक्ट इट इजीली. ठीक है. यू डोंट हैव टू सेपरेट इट एवरी 5 मिनट्स. फ्रॉस्ट स्टेबलाइजर जो है वो उस फ्रॉथ को स्टेबलाइज करेगा, मे बी फॉर आवर्स, मे बी फॉर डेज, एंड यू कैन कलेक्ट इट इजीली. आगे भी बढ़ना है. ठीक है. सो नाउ देयर इज वन मोर प्रोसेस कॉल्ड एज लीचिंग. ठीक है. सो लीचिंग का मतलब क्या होता है कि अगर आपके पास अगेन ओर है. नाउ दिस ओर कंटेन्स यूजफुल पार्टिकल्स एंड यूजलेस पार्टिकल्स. सो what leaching does is it dissolves the useful particle. ठीक है. First of all, let's look at the video and then I'll explain. One second. Okay, so this is froth rotation. Next will be leaching. ठीक है. So first of all, look at the video. पहले आप ये देख लो, उसके बाद जाके मैं explain करूँगा. ओके. सो यहाँ पे आपको किस चीज पे ध्यान देना है? देखो, यहाँ पे आपको किस चीज पे ध्यान देना है. सो इन लीचिंग अगेन देखो, हर एक प्रोसेस में इंपॉर्टेंट होता है कि ओर एंड इम्प्योरिटी का प्रॉपर्टी क्या है. In this particular case, in leaching, the important property should be that the ore must be soluble in something. The ore must be soluble in something, and obviously the impurities must be insoluble. ठीक है. For leaching, ore soluble, impurities insoluble. ठीक है. अब देखो यहाँ पे हुआ क्या है. In this case, what you're doing is कि आपने एक सॉल्यूशन में यूजफुल प्लस यूजलेस ऐड किया है. What you have next done is you have added some reagent. ठीक है. You have added some reagent जिसमें कि यूजफुल पार्ट डिसॉल्व करता है. यूजलेस पार्ट या इम्प्योरिटी पार्ट जो है वो डिसॉल्व नहीं करता है. ठीक है.
अंडरस्टैंड इट इन दिस वे, सपोज करो कि आपके पास एक मिक्सचर है ऑफ शुगर एंड सैंड, sugar and sand. Okay, so which of this will dissolve in water? Obviously water. In this case liquid doesn't matter. Okay, so if you have a mixture of sugar and sand and you have to separate them, ठीक है, तो आप क्या करोगे, you will, let's say for example you will put it in water, ठीक है, water जो है वो sugar को dissolve करेगा and sand जो है वो as it is रह जाएगा, sand will not dissolve, ठीक है. Now how will you remove sand? How can you remove sand? Correct. Sand can be very easily removed by filtration. ठीक है, आपने सुगर एंड सैंड को पानी में डाला, ठीक है, शुगर जो है वो डिसॉल्व कर गया, सैंड जो है वो डिसॉल्व नहीं करेगा, सैंड जो है वो एज पार्टिकल्स ही रह जाएगा. आप उसको बहुत इजीली रिमूव कर सकते हैं बाय एनी फिजिकल मेथड सच एज फिल्ट्रेशन, ठीक है, और ठीक है मे बी सेडिमेंटेशन आल्सो, बट बाय फार द फास्टर मेथड वुड बी फिल्ट्रेशन. ठीक है, फिल्ट्रेशन में आप फटाफट कर सकते हो, सेडिमेंटेशन में आपको उस चीज को रखना पड़ेगा 2-3 दिन के लिए, ठीक है, तो ऑब्वियसली फिल्ट्रेशन इज फास्टर. सो व्हाट यू डू इज फर्स्ट ऑफ ऑल यू डिसॉल्व इट, ठीक है, तो और जो है वो डिसॉल्व हो जाएगा, इंप्योरिटी जो है वो डिसॉल्व नहीं होगा. फिल्ट्रेट, ठीक है, फिल्ट्रेट का मतलब यहाँ पे देखो क्या है, फिल्ट्रेट का मतलब यहाँ पे है कि सैंड पार्टिकल जो है वो प्रीवियस वेसल में ही रह गया, यहाँ पे क्या आएगा, वाटर एंड शुगर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपको क्रिस्टल क्लियर सोल्यूशन दिख रहा है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे सैंड पार्टिकल्स जो है वो प्रेजेंट नहीं है. सो फार सो गुड. ओके, सो यहाँ पे फिल्ट्रेट जो है, दिस फिल्ट्रेट पार्ट कंटेन्स द सॉल्यूशन, ठीक है, विथ द ओर. इस केस में जो आपका इंप्योरिटी जो है वो प्रीवियस वेसल में ही रह गया है, ठीक है. नाउ ऑब्वियसली व्हाट यू नाउ हैव टू डू इज, आपने शुगर को पानी में डाल के सैंड से तो सेपरेट कर लिया, ठीक है, बट अब आपको शुगर को भी सेपरेट करने की जरूरत है, राइट. सो इन दैट केस नाउ टू रिमूव शुगर यू समहाउ प्रेसिपिटेट इट, ठीक है. प्रेसिपिटेशन करने के 100 तरीके हैं, हो सकता है आपने उसमें कुछ और कंपाउंड ऐड किया जो कि शुगर को प्रेसिपिटेट करेगा, ठीक है. हो सकता है कि आपने उसका टेम्परेचर डिक्रीज किया, अगर आप टेम्परेचर डिक्रीज करते हो तो सॉल्युबिलिटी भी डिक्रीज करता है. आपने ये पढ़ाई है कि विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर मोर शुगर और मोर सॉल्ट कैन बी डिसॉल्व, राइट. आपने सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, सुपर सैचुरेटेड आप सभी ने पढ़ा है, राइट. सो इन ऑर्डर टू प्रेसिपिटेट आउट शुगर देयर आर मल्टीपल मेथड्स, ठीक है. मे बी आपने कुछ भी कंपाउंड ऐड किया, ठीक है, अब जो भी आपने कंपाउंड ऐड किया या जो भी आपने टेम्परेचर डिक्रीज किया, what will that do is that will precipitate out sugar. क्लियर, आपने कुछ भी कंपाउंड ऐड किया कि शुगर जो है वो प्रेसिपिटेट आउट हो गया. इज दिस क्लियर? ठीक है, सो लेट मी जस्ट क्लैरिफाई व्हाट हैपेंड. ठीक है, इनिशियली यू हैड शुगर प्लस सैंड, ठीक है, व्हाट यू डिड इज यू एडेड शुगर प्लस सैंड प्लस वाटर, ठीक है. तो इस वजह से क्या हुआ कि सैंड जो है वो निकल जाएगा. अब आपके पास क्या है, शुगर प्लस वाटर, राइट, हाँ ना. ओके, अब आपका नेक्स्ट स्टेप क्या है कि ऑब्वियसली अब आपको शुगर को भी रिमूव करना है, ठीक है. तो आपने क्या किया, आपने शुगर प्लस वाटर प्लस एनी केमिकल एक्स, ठीक है, डज नॉट मैटर क्या, बट एनी केमिकल एक्स, ठीक है, विच मेड शुगर प्रेसिपिटेट आउट, ठीक है. अब देखो जैसे कि सैंड डिसॉल्व नहीं किया था तो आपने इसको सेपरेट किया था यूजिंग, सैंड को आपने सेपरेट किया था यूजिंग, करेक्ट, सैंड को आपने सेपरेट किया था यूजिंग फिल्ट्रेशन, ठीक है. तो एग्जैक्टली उसी तरीके से नाउ दैट शुगर इज नॉट डिसॉल्विंग और नाउ दैट शुगर हैज प्रेसिपिटेटेड आउट, इट कैन आल्सो बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन. इज दिस क्लियर? ठीक है, देखो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में देखो एग्जैक्टली वही हो रहा है कि आपने क्या किया, आपने फिल्ट्रेट किया. Of course you can use crystallization method, you can of course use crystallization method, but crystallization आपने इसलिए particular बोला because we are using sugar, ठीक है. तो sugar जो है वो crystallize out होगा, that is 100% right. However it is possible कि जो दूसरा और है,
हो सकता है कि वो क्रिस्टलाइज ना करे, ठीक है। तो इन दैट केस यू माइट हैव टू यूज एनी अदर मेथड। शुगर कैसे रिमूव हुआ, देखो शुगर कैसे रिमूव हुआ, आपके पास आपने सैंड रिमूव कर दिया, नाउ यू हैव शुगर प्लस वाटर। आपने कोई भी और एक्स मेथड यूज किया, एनी मेथड, डज नॉट मैटर व्हाट मेथड, ठीक है, आपने कोई भी एक मेथड यूज किया या आपने कोई भी एक केमिकल ऐड किया जिसने कि शुगर को प्रेसिपिटेट आउट कर दिया, ठीक है, आपने हो सकता है कोई भी लिक्विड ऐड किया, कोई भी केमिकल ऐड किया, एनीथिंग एनीथिंग, ठीक है। सो दैट रिमूव्ड शुगर एंड आफ्टर दैट हाउ डिड यू रिमूव शुगर, जैसे कि आपने सैंड को सेपरेट किया by using filtration, exactly उसे से देखो, सबसे पहले आपका precipitate form होगा and then that precipitate can be separated out using filtration. Is this clear? Of course, you are absolutely right. कुछ amount of sugar जो है वो हमेशा dissolved रहेगा ही रहेगा, that is absolutely right. In that case आपको क्या समझना है कि जो भी left over है, ठीक है, if there is anything left over, it is always recycled, ठीक है। इट इज ऑलवेज रिसाइकल का मतलब क्या है कि लेट्स से यू हैव लेट्स से यू हैव वन सेकेंड, लेट मी फाइंड समथिंग। हाँ, ठीक है, सो लेट्स से यू हैव एनीथिंग, हाँ ठीक है, सो लेट्स से यू हैव ए, ठीक है। अब ए को आपने प्रोसेस किया, ए इनिशियली वाज लेट्स से 10 केजी, ठीक है। ए को आपने प्रोसेस किया टू गिव यू बी, ठीक है। नाउ बी इज फॉर एग्जांपल लेट्स से 8 केजीज, ठीक है। तो इसका मतलब आपने इन द प्रोसेस रिमूव कितना किया, आपने यहाँ पे 2 केजी जो है वो रिमूव किया, राइट। Now this 2 kg is actually always recycled into the next sample, ठीक है, it is always recycled into the next sample। इसका मतलब क्या है कि जो आपका फर्स्ट एक्सपेरिमेंट होगा, जो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट होगा उसमें आपने 10 kg यूज किया, ठीक है। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट से 2 kg जो है वो आपका प्रोसेस से रिमूव हुआ, ठीक है। तो जो आपका नेक्स्ट रन होगा, ठीक है, या जो आपका नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट होगा, नेक्स्ट टाइम अब आप 10 केजी यूज नहीं करोगे, नेक्स्ट टाइम अब आप 12 केजीज यूज करोगे, ठीक है। फिर उसी तरह से हर बार जो है जो भी चीज रिमूव होता जा रहा है वो नेक्स्ट साइकिल में रीयूज होगा, ठीक है। सो इस तरह से क्या है कि आपको इम्प्योरिटी जो है वो बहुत ज्यादा रिमूव हो जाता है, ठीक है, एंड प्योरिटी जो है वो काफी हद तक मेंटेन रहता है। सो वट एवर 2 kg हैज बीन फाउंड आउट, या जो आपने बोला कि कुछ शुगर जो है वो डिसॉल्व रह जाएगा, तो उसी सोल्यूशन को फिर आप रीयूज करते हो इन द नेक्स्ट साइकिल, करेक्ट, इट इज एडेड टू द नेक्स्ट साइकिल, ठीक है। तो उस तरह से क्या है कि अब आपका शुगर जो है वो कंटिन्यूअसली रिमूव होता रहेगा। इज दिस क्लियर? Okay, so these were all one second. हाँ, so these were all methods of concentration, ठीक है। concentration was how to increase the amount of ore or how to increase the amount of useful part in the ore, ठीक है। moving on, उसके बाद नेक्स्ट पार्ट क्या है, रिडक्शन, ठीक है। रिडक्शन का अगेन मतलब क्या है कि आपके पास और जो है वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, दैट कैन बी सल्फाइड, दैट कैन बी कार्बोनेट, हाइड्रोक्साइड, सल्फेट, नाइट्रेट, एनीथिंग, ठीक है। बट इट इज डिफिकल्ट टू प्रोसेस एवरी काइंड ऑफ केमिकल। So what you do is you convert into one kind of chemical, that is you convert it into oxide। आपके पास सल्फाइड है तो आप ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हो, नाइट्रेट है तो भी ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हो, सल्फेट, कार्बोनेट कुछ भी है तो आप उसको ऑक्साइड में ही कन्वर्ट करते हो, ठीक है। व्हाई डू यू कन्वर्ट इट टू ऑक्साइड? वेरी सिंपल, क्योंकि अब आपका प्रोसेस जो है वो एक ही रह गया, अब आपको उसको 40 तरीके से प्रोसेस नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इट सेव्स मनी, ठीक है, क्यों? क्योंकि आपको 40 प्रकार का रिएक्शंस इन Yeah, okay. So can everybody hear me?
ओके, आई थिंक शायद टाइम खत्म हो गया इसलिए वो चीज रिफ्रेश हो गया. व्हाटएवर, we'll just wait for a moment कि हर कोई वापस से ऐड हो जाए. Okay, so everybody is back. ठीक है, so let's continue again. So सबसे पहले आपने क्या किया, आपने उसको ओर को कॉन्सेंट्रेट किया, that is increasing the amount of useful material present. ठीक है, and after that you may have many different kinds of ores. So what you do is you convert it into one kind of ore. ठीक है, specifically you convert it into oxide. ठीक है, why? Because oxides are easier to reduce. ठीक है, आपने ऑलरेडी ऑक्सीडेशन रिडक्शन पढ़ाई है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप रिडक्शन बोल रहे हो, रिडक्शन का मतलब क्या क्या होता है, रिडक्शन का मतलब क्या हुआ कि रिडक्शन इन ऑक्सीडेशन स्टेट. ठीक है, रिडक्शन इज एडिशन ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट, रिडक्शन इज रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट, या मोस्ट कॉमन रिडक्शन इज रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन. करेक्ट, करेक्ट. सो रिडक्शन इज रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन. नाउ अंडरस्टैंड यहाँ पे अभी तक क्या हुआ. फॉर एग्जाम्पल लेट्स से अगेन आपके पास क्या था, आपके पास था लेट्स से ZnS. फॉर एग्जाम्पल ठीक है, आपके पास ZnS था. अब आपने इसको सबसे पहले ऑक्साइड में कन्वर्ट किया. अगर आपने इसको ऑक्साइड में कन्वर्ट किया यानी कि अब आपको क्या मिलेगा, अब आपको ZnO मिलेगा, राइट. ठीक है, फिर देखो अब आप नेक्स्ट क्या कर रहे हो, रिडक्शन कर रहे हो. रिडक्शन का मतलब क्या हुआ कि इस ZnO में से आप कौन सा पार्ट रिमूव कर रहे हो, आप ये ऑक्सीजन पार्ट रिमूव कर रहे हो. ठीक है, रिडक्शन का मतलब क्या होता है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, राइट. सो इफ यू रिमूव ऑक्सीजन फ्रॉम ZnO तो आपके पास रिमेनिंग क्या रह गया, Zn रह गया. ठीक है, और व्हाट यू हैव लेफ्ट इज द प्योर मेटल. ठीक है, सो दिस इज जस्ट अबाउट द सेकंड लास्ट स्टेप. ठीक है, आपके पास कोई भी मिनरल होता है, आप कोई भी मिनरल या कोई भी ओर को कन्वर्ट करते हो टू इट्स ऑक्साइड, देन यू रिड्यूस द ऑक्साइड टू कन्वर्ट इट इनटू मेटल. ठीक है, so the process involved is first of all convert. हाँ, okay, so there are two processes involved. For example अगर आपने let's say start किया है with zinc sulfide, मैंने यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल सल्फाइड बोला है, बट ये कुछ भी और हो सकता है. दिस कैन बी कार्बोनेट, दिस कैन बी नाइट्रेट. लेट्स स्टार्ट विद सल्फाइड. सबसे पहले आपने क्या किया, आपने सल्फाइड को ट्रीट किया एंड यू कन्वर्टेड दिस इनटू ऑक्साइड. देयर आर टू स्टेप्स इन्वॉल्व्ड. सो फर्स्ट इज कन्वर्जन टू ऑक्साइड. ओके, then the next is reduction of this material. So when you reduce this anything can be used, we will come to that. ठीक है, अब यहाँ पे आप कुछ भी चीज यूज कर सकते हो, बट बाय एनी मेथड यू हैव रिमूव्ड ऑक्सीजन. एंड अगर आप जिंक ऑक्साइड से ऑक्सीजन रिमूव करोगे तो आपके पास क्या रह जाएगा, आपके पास प्योर जिंक रहेगा. ठीक है, एंड दैट इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू. मेटलर्जी इज द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल. ठीक है, आपको यहाँ पे क्या चाहिए, आपको यहाँ पे जिंक चाहिए. So finally, from zinc sulfide, what you were able to get is zinc. Okay, so there are two processes involved. First process is conversion to oxide. The second process is reduction of oxide to metal. Is this clear? Obviously, इसको हम और डिटेल में भी करेंगे, but is this clear? Okay. So in the next step, now how do you actually convert a sulfide or a carbonate into an oxide? Two methods are most commonly used. ठीक है, obviously इसके अलावा और भी बहुत सारे methods हैं, but two of the most common methods are first roasting, ठीक है, and the second calcination. ठीक है, these two steps are very important. First step is roasting, second is calcination. Definition is extremely important. ठीक है, extremely important. Now what is roasting? Roasting is when the ore is heated. Roasting is when the ore is heated in a regular supply of air. ठीक है, यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि रोस्टिंग में आप एक्सेस या सफिशिएंट एयर प्रोवाइड करते हो. यू मे ऑल्सो सी द डेफिनेशन एज रोस्टिंग इज कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. ठीक है, जैसे कि अगर आप यहाँ पे इक्वेशन देखोगे, देखो यहाँ पे जिंक सल्फाइड है, तो जिंक सल्फाइड को आप जिंक ऑक्साइड में अगर आपको कन्वर्ट करना है तो ऑब्वियसली यू विल हैव टू प्रोवाइड ऑक्सीजन. ठीक है, सो इन दैट केस जिंक सल्फाइड वाज रोस्टेड. ठीक है, नाउ हाउ डू यू अंडरस्टैंड व्हेन समथिंग इज बीइंग रोस्टेड?
वर्सेस व्हेन समथिंग इज बीइंग कैल्साइंड, ठीक है। दोनों के डेफिनेशन में देखो, रोस्टिंग में रेगुलर सप्लाई ऑफ एयर, ठीक है, वेयर एज कैल्सिनेशन में, ठीक है, इन कैल्सिनेशन देयर इज नो सप्लाई ऑफ एयर, ठीक है। इन कैल्सिनेशन you heat it in the absence of air, important, roasting you supply air, calcination absence of air, ठीक है। देखो दोनों का रिजल्ट क्या होता है, जब आपके पास जिंक सल्फाइड था तो जिंक ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के लिए, आई विल एक्सप्लेन दैट, जब आपके पास जिंक सल्फाइड था तो उसको जिंक ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के लिए यू नीडेड ऑक्सीजन, ठीक है। सो सिंस देयर वाज ऑक्सीजन प्रेजेंट यू विल से दैट दिस वाज रोस्टिंग, okay. Now in case of calcination, zinc carbonate already contains oxygen, ठीक है, तो आपको उसको और एक्स्ट्रा ऑक्सीजन प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं है, you don't have to provide oxygen from the outside. So in that case whenever you heat a carbonate, जब भी आप एक कार्बोनेट को हीट करते हो, आपने ये रिएक्शन 100 बार पढ़ा है कि अगर आप कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हो so the product is calcium oxide plus carbon dioxide, right? Whenever you heat calcium carbonate, your products are calcium oxide plus carbon dioxide. So in case of calcination, the oxygen is already present, okay, the oxygen is already present, you do not have to provide oxygen from the outside, okay. So roasting में आप oxygen provide करते हो, no, it is not necessary कि आप उसको वैक्यूम में करो, वैक्यूम is not an important criteria, the important criteria is कि उसको sufficient air या उसको sufficient oxygen की जरूरत नहीं है। Calcination is carried out, excuse me, calcination is carried out in the absence of air, obviously इसका मतलब ये नहीं कि आपको perfect vacuum बनाने की जरूरत है, उसका मतलब सिर्फ सिंपली इतना ही है कि आप उसको sufficient air नहीं दोगे, आप उसको limited भी कर सकते हो, or you may heat it in an inert atmosphere. Inert atmosphere का मतलब क्या हुआ, wait, inert atmosphere का मतलब क्या हुआ कि maybe that atmosphere is made up of inert gases, ठीक है। inert gases का मतलब ये नहीं कि आप हीलियम, xenon, krypton ये यूज कर रहे हो, inert gas का मतलब या inert atmosphere का मतलब होता है नाइट्रोजन, ठीक है। why, because आपने ये डेफिनेटली पढ़ा होगा कि एटमॉस्फेयर में 80% is nitrogen and nitrogen is inert, it does not easily react, ठीक है। so whenever you have, one second, echo हो रहा है क्या, so whenever you have, one second, okay, echo हो रहा है क्या, okay, so in any case, so whenever you have roasting, you have oxygen, whenever you have calcination you do not have oxygen. आप इस चीज को मेमोराइज कैसे कर सकते हो या इस चीज को जनरली कैसे बताया जाता है, इन केस ऑफ रोस्टिंग, ठीक है, इन केस ऑफ रोस्टिंग यू हैव O हियर, सो दैट स्टैंड्स फॉर ऑक्सीजन, ठीक है, एंड रोस्टिंग में एक और S आता है, सो यू यूज इट फॉर सल्फाइड्स, ठीक है। अगेन वेरी कॉमन क्वेश्चन, in case of calcination starts with C and it is generally used for carbonates, ठीक है। अगेन व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड इज ये चीज हार्ड एंड फास्ट नहीं है, ऐसा नहीं है कि रोस्टिंग जो है वो आप सिर्फ सल्फाइड्स में ही यूज करते हो, किसी और चीज में आप यूज नहीं कर सकते हो, ऐसा नहीं होता है, आप इसको किसी भी और चीज में यूज कर सकते हो, इन जनरल इट इज यूज फॉर दिस, इज दिस क्लियर, okay. Now apart from that these two are again not the only method, ठीक है। यहाँ पे देखो दो चीजें इन्वॉल्व है, first of all was the conversion to oxide, ठीक है। now the next important part is also आपको ऑक्साइड तो मिल गया, ठीक है, बट अब आपको सिर्फ ऑक्साइड नहीं चाहिए, आपको उसमें से मेटल भी चाहिए, ठीक है। now reduction of oxide to the metal, now in that case what you generally use, or the most common reducing agent to reduce metal oxide to metal is carbon and carbon monoxide, C and CO, ठीक है। now to understand whether we use C or CO we use Ellingham diagram, ठीक है। Ellingham diagram जो है this is slightly complicated, so I think we will do this in the next class,
from the next class we'll start here. Nitrates are roasted or calcined. It depends. Nitrates जो है अलग अलग nitrates की अलग अलग properties होती है. For example अगर आप लेते हो let's say lead nitrate, ठीक है. So if you take lead nitrate, अगर आप lead nitrate को heat करते हो तो उसका reaction क्या होता है? If you heat lead nitrate, what is the reaction? Correct, lead oxide plus, ठीक है, lead oxide plus nitrogen dioxide plus oxygen, यही होता है, ठीक है. Now आपको रिएक्शन देखते ही समझ में आ जाएगा कि आपको रोस्टिंग करना है या कैल्सिनेशन करना है. सी, इन केस ऑफ लेड नाइट्रेट आपको एक्स्ट्रा ऑक्सीजन प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं पड़ी. आपने लेड नाइट्रेट को हीट किया एंड वो अपने आप ही ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया, राइट. सो इन दैट केस, इन केस ऑफ particularly lead nitrate, you do not have to roast it, you use calcination. तो आपको रिएक्शन देखते ही समझ में आ जाएगा कि वहां पे रोस्टिंग हो रहा है या वहां पे कैल्सिनेशन हो रहा है. इज दिस क्लियर? ओके, सो विल डू अ क्विक रिवीजन. देखो सबसे पहले हमने क्या डिस्कस किया. सबसे पहले मेटलर्जी इज द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल. नोट्स कैसे बनाएंगे, ये वाला पीपीटी जो है ये तो मैं आपको भेज दूंगा, ठीक है. अपार्ट फ्रॉम दैट आई विल ऑल्सो सेंड यू नोट्स, ठीक है. यहाँ पर तो मैंने बहुत ही शॉर्ट में बताया है, बट आई विल सेंड यू नोट्स विच कंटेन्स ऑल द डेफिनेशंस एंड ऑल द रिएक्शंस, ठीक है. यहाँ पे मैंने बहुत शॉर्ट में बताया, बट आपको दोनों नोट्स मिल जाएंगे. आपको ये प्रेजेंटेशन भी मैं भेज दूंगा. अपार्ट फ्रॉम दैट आई विल ऑल्सो सेंड यू प्रॉपर नोट्स, ठीक है. And apart from that, the best advice for inorganic chemistry का मतलब metallurgy, SPDF, ठीक है. Any part of inorganic chemistry, the best source is NCERT. आप सिर्फ NCERT करो, more than enough, ठीक है. Even metallurgy भी आपको सिर्फ NCERT ही पढ़ने की जरूरत है, only NCERT, nothing else, ठीक है. For the entire inorganic chemistry, entire यानी कि आपका SPDF, metallurgy and any other chapters which will further read, ठीक है. So in case you want to study, अगर आप पहले से प्रिपेयर करना चाहते हो, तो in that case I would recommend NCERT, ठीक है. I will obviously send you notes which contain much more details. अब inorganic चलेगा, yes, अभी inorganic ही चलेगा, ठीक है. So I'll also send you notes which contains much more details, but अगर आपको एक decent level of preparation करना है, NCERT would be enough, ठीक है. अभी देखते हैं. Now first of all we'll do a quick recap. Metallurgy is the extraction of metal from its ore. Now what is the difference between ore and a mineral? Mineral is any compound, ore is a useful mineral. अभी से डिप्रेस मत हो, मैं भेज दूंगा, ठीक है. Don't worry. Now ore is a mineral from which the metal can be extracted easily, ठीक है, or profitably. Apart from that, what are the useless particles? Useless particles are called as gang particles. Apart from that, how do you remove the useless particles? Useless particles remove करने के लिए आप use करते हो flux, ठीक है. gang and flux form करता है slag, ठीक है. just memorize this. उसके अलावा देखो, you have many minerals or you have many ores. अब आप कौन सा प्रोसेस यूज करते हो डिपेंड करता है कि आपके पास कौन सा ओर है. फॉर एग्जांपल अगर आप आयरन के लिए देखोगे, इन केस ऑफ आयरन यू हैव मैग्नेटाइट Fe3O4, यू हैव सिडराइट व्हिच इज FeCO3, ठीक है, एंड यू हैव आयरन पायरेट्स व्हिच इज FeS2. अब देखो आपको समझ में आ जाएगा कि किस केस में आपको कौन सा मेथड यूज करना है. फॉर एग्जांपल अगर आप आयरन पायराइट्स यूज कर रहे हो, ठीक है, अगर आप iron pyrites which is FeS2, now in that case which method would you use? Would you use leviation? Would you use Froth flotation? Would you use leaching, ठीक है, or would you use magnetic? Best कौन सा रहेगा? Correct, Froth flotation रहेगा, ठीक है. So looking at the mineral itself, you can directly say कि अच्छा इस mineral के लिए मुझे क्या process use करना है. समझ में आ रहा है? Correct, ठीक है. Now again, यस नहीं, आपको टेबल ये चीज बिल्कुल याद रखने की जरूरत है, नॉट नेसेसरी एट ऑल. आपको सिर्फ कॉमन जो है वो याद रखना है, या जो कॉमन वर्ड्स है वो आपको याद रखने हैं. जैसे कि फॉर एग्जांपल ब्लेंड,
ठीक है, ब्लेंड ऑलवेज मीन्स सल्फाइड, ठीक है, ये आपको याद रखना है। जैसे कि जिंक ब्लेंड इज वेरी कॉमन, हमेशा आता है, तो जिंक ब्लेंड आपको याद रखना है कि होता है ZnS। फ्रॉथ कैसे, फ्रॉथ फ्लोटेशन इज यूज्ड फॉर सल्फाइड्स। मैग्नेटिक में क्या प्रॉब्लम है, मैग्नेटिक में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। हाउएवर आपको हमेशा अपने ऑप्शन सिलेक्ट करने हैं। अगर ऑब्वियसली फ्रॉथ फ्लोटेशन नहीं है तो आयरन का देखते हुए आप नेक्स्ट जो है मैग्नेटिक ही बोलोगे। हाउएवर इन केस ऑफ मैग्नेटिक, जो आप मैग्नेटिक सेपरेशन बोल रहे हो, फॉर दैट इट इज जनरली यूज्ड फॉर मैग्नेटाइट, ठीक है। मैग्नेटाइट के केस में ही आप इन जनरल बोलते हो कि मैग्नेटिक सेपरेशन यूज करना है, ठीक है। सल्फाइड मतलब आप हमेशा सल्फाइड का ही स्पेसिफिक बोलोगे। क्लियर? ओके, सो अपार्ट फ्रॉम दैट जैसे कि अगर सपोज करो आपके पास है सिडराइट FeCO3, ऐसा नहीं होता, आपको इतना सारा याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इफ यू हैव सिडराइट FeCO3, इन दैट केस व्हाट वुड यू यूज रोस्टिंग और वुड यू यूज कैल्सिनेशन? इट डिपेंड्स, आपको अगेन ये सब चीजें याद नहीं रखनी है। फ्रॉथ इज मोर इकोनॉमिकल और मैग्नेटिक, इट एंटायरली डिपेंड्स कि आपके पास कौन सा मिनरल है। करेक्ट, जब आपके पास FeCO3 है तो इन दैट केस यू वुड प्रेफर कैल्सिनेशन, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास FeS2 है, तो वैसे केस में आप क्या यूज करोगे? रोस्टिंग, करेक्ट। तो आपको मिनरल देखते ही समझ में आ जाएगा कि व्हाट प्रोसेस यू हैव टू यूज, ठीक है। मूविंग ऑन, नाउ व्हाट आर द मेन स्टेप्स इन्वॉल्व्ड। सबसे पहले आप उसको क्रश करते हो, ग्राइंड करते हो ताकि उसका ट्रांसपोर्टेशन इजी हो, ठीक है, पे अटेंशन। सबसे पहले आप उसको क्रश करते हो ताकि ट्रांसपोर्टेशन इजी हो, ठीक है। नेक्स्ट इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर का मतलब ये हुआ सिंपली बेसिक लेवल पे आप जो इम्प्योरिटी रिमूव कर सकते हो, ठीक है, कि एक बार में जितना इम्प्योरिटी रिमूव हो सिर्फ उतना ही। concentration of ore takes place in these four common methods, obviously और भी बहुत सारे methods हैं, but these are the most common ones, ठीक है। apart from that reduction follows two steps, हेमाटाइट वगैरह के लिए ये सब आपको याद नहीं रखना है। रिडक्शन के लिए there are two steps, the first step is conversion to oxide, ठीक है। for that you may use roasting or calcination, there are also other methods which we will discuss next time, ठीक है। and apart from that the next step is from oxide to metal, ठीक है। इसके आगे जो है वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस